So in the last class, we discussed about the difference between uh, that is the measuring city and productive city, right? तो उसी के बारे में अपन आज दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, कुछ अपन ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ग्राफ्स के रेफरेंस पे अपन समझेंगे कि मेजरमेंट सिटी और प्रोडक्टिव सिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है, दैट इज ग्राफ बिटवीन टोटल एक्साइटिंग करंट दैट इज फ्लोइंग द कोर वर्सेस सेकेंडरी वोल्टेज दैट इज Vs, राइट? दैट इज ग्राफ बिटवीन टोटल एक्साइटिंग करंट एंड सेकेंडरी वोल्टेज, राइट? अगर मैं यहाँ पर मेजरमेंट सिटी की बात करूँ तो ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है दैट इज फॉर द मेजरमेंट सिटी। तो मैंने आपको डिफरेंस में क्या क्या बताया था? फर्स्ट डिफरेंस दैट इज मेजरिंग सिटी इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट पर्पस and protective city is association with the protected device, right? That is the first difference. Second difference आपको मैंने बताया था कि measuring city कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, कुछ पर्टिकुलर लो वैल्यू ऑफ करंट पर ही क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। बट जो मेरे पास अगर मैं बात करूँ प्रोटेक्टिव सीटिंग की, वो हाई करंट पर क्या होता है, सेचुरेट होता है, राइट? ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था, तो वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं मेजरमेंट सिटी की बात करूँ, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर धीरे धीरे मैं एक्साइटिंग करंट इंक्रीज करता हूँ, तो कुछ कुछ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो कर्व आपको सेचुरेट होता हुआ दिखाई देगा, राइट? दैट मींस दिस कर्व इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट सिटी, दिस इज द मेजरमेंट सिटी कर्व, राइट? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं कह रहा हूँ दैट इज कॉल्ड द एंकल पॉइंट। एंकल पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच दैट मेजरमेंट सिटी इज द सेचुरेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजरमेंट सिटी सेचुरेट हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पर इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ करंट है वो कौन से रीजन में लाई कर रही है? दिस इज द रीजन फर्स्ट, राइट? देयर आर थ्री रीजन, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड एंड रीजन थर्ड। अगर मैं बात करता हूँ प्रोटेक्टिव सिटी की, तो मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टिव सिटी सेचुरेट फॉर द हाई वैल्यू ऑफ करंट, फॉर द फॉल्ट करंट, ठीक है? तो मेरे पास जो सेकंड वाला जो ग्राफ है, सेकंड वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ है, दैट इज फॉर द प्रोटेक्टिव सिटी, राइट? तो सेकंड वाले ग्राफ में आप देख रहे हो धीरे धीरे अगर मैं if we increase total exciting current, then secondary voltage will be increased, right? But at a particular point, that is point called yield point. After knee point, that CT, the productive CT, starts saturate, right? That means the range of the current for productive CT is higher than the range of measurement CT, right? That means this point after we saturate that productive CT, that is called the knee point. इस point को मैं क्या कहूँगा, knee point. So knee point is used for the productive CT and the ankle point is used for the measurement CT. That means this region, region first and region second, that are used for the productive CT, right? तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो करंट की जो वैल्यू है वो कम है। सपोज दिस इज I1 and this is I2 for the productivity. That means current I2 is greater than I1. That means range of current for productivity is higher than the measurement city, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ग्राफ से यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में, तब जैसे मैंने अगर मेजरमेंट सिटी की बात करता हूँ, मेजरमेंट सिटी क्या करता है, 120% रेटेड वैल्यू पर ये सेचुरेट हो जाता है। सपोज मान लो रेटेड वैल्यू आपकी 1000 एम्पियर है, ठीक है? सपोज 100 एम्पियर है, तो 100 एम्पियर के बाद में 120 एम्पियर पे क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा अप्रोक्स, ठीक है? अब मैं प्रोटेक्टिव सिटी की बात करूँ, वो प्रोटेक्टिव सिटी की रेंज है 2000 एम्पियर, ठीक है? तो 2000 एम्पियर के बाद में क्या होगा, वो सेचुरेट होगा, राइट? अगर मैं बात करूँ 2000 एम्पियर सेचुरेट होगा, उस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, नी पॉइंट। इसके बाद में भी क्या होगा, उसके बाद में भी क्या होगा, अगर मैं इफ यू इंक्रीज 10%, if we increase 10% in secondary voltage, then range of total exciting current is 50%, right? और इसको मैं अलग टर्म्स में बोल सकता हूँ, if we increase 50% exciting current, then 10% will be increasing secondary voltage, right? That means यहाँ पर कोई linear proportion नहीं आ रहा, right? But अगर मैं यहाँ से इस 0 पॉइंट से नी पॉइंट की बात करूँ, there is a linear region. If you increase the exciting current, then voltage will be increasing proportionate, right? But after the knee point, that voltage will be increased 50%. Total voltage will be increased 10% if you increase the 50% increase in total exciting current, right? That means after the knee point, this curve starts saturate, not approximately. इसका बोल दूंगा approximately saturation level, right? That means इस पॉइंट के बाद में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे saturation level start हो जाएगा, right?
इसका मतलब आप यहाँ से समझ सकते हो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट सिटी एंड पोटेंशियोसिटी विच रेफरेंस टू द ग्राफ। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स के अंदर जब भी आपको डिफरेंस इन मेजरमेंट सिटी एंड पोटेंशियोसिटी आएगा, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको डिफरेंस भी बताना है और आपको एक ग्राफ भी आपको बताना है। ठीक है, तो अपना ये वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट टाइम पे, तो इसका जो मैंने ग्राफ के थ्रू भी आपको बता दिया। इसमें किसी को डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो कि लास्ट क्लास में आपको मैंने डिफरेंस बताया था, वो ग्राफ नहीं बताया था। ठीक है, या फिर अपन ने ग्राफ की बात की। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है डिफरेंस इन मेजरमेंट सिटी एंड पोटेंशियोसिटी, तो आपको डिफरेंस के साथ साथ में ग्राफ भी आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है आपको पूछ ही ले कि ड्रॉ द ग्राफ विथ रेफरेंस टू मेजरमेंट सिटी एंड पोटेंशियोसिटी, तो आपको ये ग्राफ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। राइट, ये क्वेश्चन नॉर्मली आता ही है, या तो इसका डेरिवेशन आएगा, 8 मार्क्स का भी आ सकता है, 16 मार्क्स का भी आता है, या तो इसका डेरिवेशन आएगा या फिर न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो ये आपका कंफर्म क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है ना, इस पे आपके दैट इज द 5 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके कंफर्म आएगा ही आएगा क्वेश्चन, या तो आपके हो सकता है डेरिवेशन आ जाए या फिर आपको हो सकता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका रिपीट होगा। राइट, तो करंट ट्रांसफार्मर के मैं इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं, तो करंट ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल वोल्टेज ट्रांसफार्मर। राइट, वोल्टेज ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है एज इट इज आपका इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर की करंट ट्रांसफार्मर का होता है, सेम एज इट इज। तो अगर मैं बात करूं इन द ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, देयर इज अ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। सपोज इन द प्राइमरी वाइंडिंग, if these Rp and Xp are the resistance and reactance of the primary winding, and this Rs and Xs are the resistance and reactance of the secondary winding. Right, this voltage Vp is terminal voltage in the primary winding, across the primary winding, and the Vs is the voltage across the secondary winding. ठीक है, इधर टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द लोड। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोर की, तो in the core there are two types of component, that is RC and XM. Right, in the current flowing through RC, that is IE, that is exciting current, that current flow through the IM is the maintaining current. ठीक है, total current of IE and IM is called the I node, that is no load current. If we if we open circuited the load, that means IS is 0, and IS 0, that means I node only present I node in the primary winding. Right, that means I naught is the no load current. IP is the primary winding current and IS is the secondary winding current, if we assume that load is connected. If the load is not connected, then IS will be 0. Right, and RE and XE are the component of the load. Okay? E represent, that is the external burden. Here normally in the transformer we using terms load. Right, in the current transformer we use term external burden. External burden means that is load, there is no difference, the external burden means that is load. ठीक है, यहाँ पर अपन ई टर्म्स यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, और आर एल और एक्सएल यूज में लेते हैं या आर ई और एक्स यूज में लेते हैं। दैट इज लोड मींस एक्सटर्नल बर्डन, ई टर्म्स यूज फॉर द एक्सटर्नल बर्डन। राइट, that means if we assuming that this secondary current is IS, that means that is due to this IS, suppose I transform this current in the primary winding, its current is NIS, that is a turn ratio. Right, and summing of I naught and NIS is the IP current. If we are assuming that load is not connected, that means IS will be 0. If it's IP equal to I naught. If load is connected, that means there is current flow in the primary winding, that is NIS. That means I naught plus NIS, the sum of these two current, that is represented the primary current. Right, and that is magnetizing flux is we are assuming that is phi. Okay? तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इट मींस यहाँ पे आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी टर्म्स आपको बता दी है। अब यहाँ पर जो कोर लॉस जो कंपोनेंट जो है, कोर लॉस जो कंपोनेंट है, इसमें आरसी और एक्सएम यूज में ले रहे हैं अपन। वी आर अज्यूमिंग दैट आरसी एंड एक्सएम आर प्रेजेंट इन द कोर। राइट, अब यहाँ पे
सबसे पहले अपन इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर लिया। अब इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में, सपोज अपन को करंट ट्रांसफार्मर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन को पता करना है, राइट। इसमें दो टाइप्स के आपके टर्म्स आती हैं, वन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड सेकंड वन इज फेज एंगल, राइट। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बता सकता है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो बता सकते हैं। तो इसकी अपन उसमें ट्रांसफॉर्मर रेशियो की बात करेंगे और फेज एंगल की बात करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर जो करंट की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो आई नोट की जो करंट है वो किसके बराबर हो जाएगी, आई नोट करंट इज द सम ऑफ आईपी एंड एनआईएस, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख भी रखा होगा, that I naught is the sum of IN plus IE, right? n I1 equal to n2 I2। हाँ, MMF इक्वल हो जाता है, बिल्कुल सही। N1 आपने जो लिखा है N1 I1 इक्वल टू N2 I2, इट इज MMF बैलेंस, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल कुछ हम अटेम्प्ट लेते हैं, मैं एक पेज एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे, यहाँ इस सर्किट के अंदर एक तो IM, I नोट और NIS का सम क्या है, IP। मैं ले लेता हूँ I नोट इक्वल टू, सॉरी, IP इक्वल टू I नोट प्लस N इंटू आई एस, ठीक है। एक आपके पास ये क्वेश्चन होगी, एक क्वेश्चन आपके पास that is I नोट इक्वल टू, that is नो लोड करंट इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग करंट प्लस एक्साइटिंग करंट, that is कोर लॉस करंट, that is IC, राइट। कोर में अपने पास दो करंट फ्लो हो रही है, तो आरसी के थ्रू फ्लो हो रही है और एक आपकी एक्सएम के थ्रू। फेजर सम ऑफ दीज टू करंट्स आर द आई नोट, राइट। यहाँ दो इक्वेशन होगी। अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी वोल्टेज की, तो सेकेंडरी वोल्टेज में यहाँ पर आप केवी लगा दीजिए। तो केवी लगाने के बाद में सपोज दिस इज वीएस and this is suppose ES, right? If we calculate that secondary induced voltage, that is ES equal to VS plus IS into RS plus GXS, right? If they multiply its impedance and summing that voltage VS, we have calculated that ES. I am applying the KVL equation, right? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो it is ES equal to VS plus, अब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, आई एस इंटू आर एस प्लस जी एक्स एस। तो आप लिख सकते हो आई एस इंटू आर एस प्लस जे इंटू आई एस इंटू एक्स एस, आई एस इंटू, ठीक है। समझ में आ गया आपको? मैंने क्या करा है, वोल्टेज में वीएस में ऐड कर दिया है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आई एस इंटू आर एस प्लस जी एक्स एस। तो आई एस को दोनों में मैंने मल्टीप्लाई कर दी, राइट। अब यहाँ पर आपके सामने तीन इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक किसी को डाउट है, फिर मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाने वाला हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब क्या करना है, फेजर डायग्राम बनाना है। अब फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट थिंग वी हैव अज्यूमिंग टू बी द रेफरेंस फेजर। किसको अपन रेफरेंस फेजर माने, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी को मान सकते हो। बाकी आपने ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम बनाया होगा। ट्रांसफॉर्मर में नॉर्मली अपन फ्लक्स को क्या करते हैं, फेजर एज ए रेफरेंस फेजर मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका जो फेजर डायग्राम है वो इजीली बन जाता है, राइट। बाकी आप दूसरी क्वांटिटी भी मान सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको फ्लक्स ही आपको रेफरेंस फेजर लेना है, ठीक है। तो मैं सपोज फ्लक्स को रेफरेंस फेजर ले रहा हूँ, सपोज दिस इज फ्लक्स, और फ्लक्स को मैं सपोज रेफरेंस फेजर ले रहा हूँ यहाँ पे, सपोज फ्लक्स इज द रेफरेंस फेजर, ठीक। अब फ्लक्स को सपोज मैं रेफरेंस फेजर ले रहा हूँ, that we know that the flux and magnetizing current are in the same phase, right? So we are assuming the magnetizing current and the flux are in the same phase। तो सेम फेज में that means यहाँ पर जो करंट होगा वो भी आई एम किसके फेज में होगा, फ्लक्स के फेज में होगा। that means आई एम एंड फ्लक्स आर द इन द सेम फेज, राइट। और आई एम जो करंट है वो किसके थ्रू किसमें फ्लो हो रहा है, आई एम इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एक्सल, राइट। अब यहाँ पर आपके सामने आर एल एल सर्किट है। तो आपको पता है दैट करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टेंस इज लेगिंग बाय एन एंगल 90 डिग्री विद आई, राइट। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ दैट आई करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस इज लीडिंग बाय 90 डिग्री विद आई एम। दोनों में एक ही बात है।
तो IM को मैंने रेफरेंस माना है, दैट मीन्स I क्या करेगी, IM से लीड करे, राइट। तो IM I से लीड कर रही है, दैट मीन्स I IM से क्या करेगी, लीड करेगी। तो लीड करेगी दैट मीन्स I करंट जो है वो कितना डिग्री पे बनेगा, 90 डिग्री पे, राइट। तो मैंने 90 डिग्री पे सपोज क्या बना दिया है, तो मैं थोड़ा और ज्यादा ले लेता हूँ करंट, ये मैंने IM ले लिया सपोज, राइट। यहाँ मैं IE बना सकता हूँ, that is current IE, right? This current is IE and this current is IM, right? अब आपको पता है that phasor sum of I naught and IM and IE, phasor sum of IM and IC मान लो, IE मान लो की बात है, तो मैं IE अज्यूम कर रहा हूँ सपोज। तो phasor sum of IM and IE is I naught, right? तो उनका मुझे phasor sum करना है, 90 डिग्री पे है, उनका phasor sum करना है। तो phasor sum आप किससे कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हो, that we are समिंग ऑफ IM एंड I, ठीक है। इनका मैं क्या कर सकता हूँ, फेजर सम कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो फेजर सम ऑफ IM एंड IE इज द I, ठीक है। तो दैट करंट इज, दिस करंट इज I, ठीक है। दिस करंट इज I, दोनों का फेजर सम हो गया, राइट। अब आपको पता है दैट इज वोल्टेज ES इक्वल टू VS प्लस IS RS प्लस JIS XS, राइट। इन वोल्टेज का आपको सम करना है। तो मैं सपोज एक VS वोल्टेज जूम कर लेता हूँ, सपोज दिस वोल्टेज इज VS, so this is ES, ये टोटल वोल्टेज मुझे ड्रॉ करना है। तो दिस इज प्राइमरी साइड एंड दिस इज सेकेंडरी साइड। सपोज मुझे ड्रॉ करना है, दैट मींस VS में क्या सम करूंगा मैं, IS RS प्लस GIS, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ES में क्या माइनस करूंगा, IS RS प्लस GIS, राइट। तो कैसे भी आप दोनों को आप सम कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी करना चाहो, ठीक है। सपोज मैं VS में सम कर रहा हूँ, सपोज दिस इज VS, और VS में सपोज मैं सम कर रहा हूँ IS RS इंटू JIS एक्सेस, तो मैं और ज्यादा ले लेता हूँ, सपोज दिस इज VS। तो VS में आप क्या सम करोगे, IS RS, ये मैंने सपोज IS RS से जूम कर लिया है, और IS RS के 90 डिग्री में क्या बनेगा, JIS एक्सेस, राइट। तो मैं 90 डिग्री में सपोज जूम कर रहा हूँ JIS, दिस इज 90 डिग्री, राइट, JIS एक्सेस, राइट। एंड फेजर सम ऑफ VS, IS RS एंड JIS एक्सेस इज IES, ठीक है। तो हमने ये सज्जन कर लिया। अब सपोज मुझे पता है डेट VS एंड IS, कुछ यहाँ पर सपोज लोड है, यहाँ पे आपको लोड दिख रहा है, यहाँ पर करंट फ्लो रही है IS और वोल्टेज है VS, कुछ लोड है RE एंड XE। अगर रजिस्टिव लोड होता है दैट मींस VS एंड IS आर इन द सेम फेज, राइट। if load is resistive, purely resistive, and VS and IS are in same phase, but due to the inductive load, that IS is lagging behind by the angle, कुछ ना कुछ एंगल से क्या करेगा, IS क्या है, लेग करेगा, राइट। दैट मींस जो IS जो करंट है इससे कुछ ना कुछ लेग करेगा, राइट। तो सपोज मैं IS को बना लेता हूँ कुछ ना कुछ ये लेग कर रहा है, ठीक है। ये सपोज मैं IS बना लेता हूँ कुछ ना कुछ करके लेग कर रहा है, दिस करंट इज IS, लेग कर रहा है। और इस लेगिंग जो एंगल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ नॉर्मली इस एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे डेल्टा से, राइट। दिस इज द डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल्टा से। यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं, उनके बारे में बात करूंगा कि किसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मींस एंगल बिटवीन VS एंड IS इज डेल्टा, ये क्यों आया, ड्यू टू द लोड, वी आर अज्यूमिंग इट इज इंडक्टिव एंड रजिस्टिव लोड RL लोड, ड्यू टू द RL लोड दैट IS इज लैगिंग बाय एन एंगल विद VS, राइट। अब IS, अब आपको पता है दैट I नोट और NIS का जो सम है वो क्या है, IP है, राइट। तो IS को मैं अगर प्राइमरी साइड में शिफ्ट करूं, प्राइमरी विथ रेफर टू द प्राइमरी साइड, दैट मींस वी मल्टीप्लाई विथ n, इट इज टर्न रेशियो, राइट। तो IS को मल्टीप्लाई करूंगा मैं प्राइमरी साइड में, तो मैंने ये सपोज ये प्राइमरी साइड में रेफर कर दिया, दैट इज NIS, ठीक है। तो दिस इज NIS, मैंने प्राइमरी साइड में इसको रेफर कर दिया, इट इज n इंटू IS, प्राइमरी साइड मैंने रेफर कर दिया। अब आपको पता है दैट सम ऑफ आई नोट एंड NIS, फेजर सम ऑफ आई नोट एंड NIS, दैट इज IP, दैट इज प्राइमरी करंट,
तो इसका फेजर सम करने के लिए आप क्या करोगे, वी आर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो मैंने सपोज ये पैरेललोग्राम यूज में लिया है, और ये इनका जो फेजर सम होगा आपका कौन सा करंट बनेगा, दैट इज दिस करंट इज IP, फेजर सम ऑफ I नोट एंड NIS इज IP, राइट। अब पैरेललोग्राम लॉ में आपको पता है कि अगर सपोज दिस इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में पता है कि अगर मेरे पास ये I नोट है, दिस लेंथ इज I नोट, तो ये लेंथ पे कितनी होगी, ये लेंथ पे आपकी I नोट होगी यहाँ से यहाँ तक। अगर ये NIS है तो ये लेंथ पे कितनी होगी, NIS, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं उसके आगे बताता हूँ। इस फेजर डायग्राम में कुछ और करूंगा मैं, यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट मैंने बताया था, दैट इज प्राइमरी करंट इज सम ऑफ I नोट प्लस NIS, द सम ऑफ I नोट एंड NIS इज IP, राइट। तो यहाँ पर मैंने IS को रेफर कर दिया NIS से, इट मींस मैंने इसको I नोट और NIS का फेजर सम किया। फेजर सम इज डन बाय द पैरेललोग्राम लॉ, तो मैंने पैरेललोग्राम लॉ से इनका समेशन कर दिया फेजर सम। तो I नोट और NIS का जो फेजर सम आएगा दैट इज IP, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में आपको पता है जब पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम में आप क्या करते हो, this side must be equal to this side, opposite side, and this side equal to the this side, length of this side equal to length of this side, and length of this side equal to length of this side, ठीक है। तो that means ये अगर ये I नोट है, this is I नोट लेंथ, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ये पैरेललोग्राम इक्वल होती है। और ये अगर NIS है, ये पूरा NIS है, दैट मींस ये वाला जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो भी क्या होगा, NIS होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आगे मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। जैसे इस तरह से मैं बोलूं कि ये अगर IM है, ये भी क्या होगा, ये भी IM होगा। ये अगर I ही है, यहाँ से आता है IE है, तो ये लेंथ भी क्या होगा, I, ठीक है। तो फेजर सम में हमेशा हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम यूज में लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज आई एम ड्रॉइंग ए लाइन, extend this line NIS, and we have draw a perpendicular from this point. Suppose I am drawing this perpendicular from this point, so this is 90 degree, right। तो यहाँ पर 90 डिग्री अज्यूम करने के बाद में अगर मैं इसको पॉइंट नाम दे देता हूँ, सपोज दिस इज O, दिट इज O, एंड और इसको मैं देता हूँ सपोज दिस पॉइंट इज A, इसको मैं A जूम कर लेता हूँ, तो दिस पॉइंट इज A, और इसको मैं जूम कर लेता हूँ B, और इसको जूम कर लेता हूँ सपोज C, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। सपोज वी आर अज्यूमिंग दैट एंगल बिटवीन IM एंड I नोट, IM एंड I नोट इज अल्फा, इसको मैं अल्फा ज्यूम कर रहा हूँ। जब मैं तीन टाइप्स के एंगल यहाँ पे लिख भी रखे मैंने, पहले मैं एंगल के बारे में बताता हूँ। थीटा इज द एंगल बिटवीन IP एंड NIS, जो मैंने आपको बताया IP एंड NIS, तो IP एंड NIS कहाँ पे है, IP और NIS, ये रहा IP और NIS, ठीक है। इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। उसके बाद में मैंने अज्यूम करा है डेल्टा इज द एंगल बिटवीन IS एंड ES, डेल्टा इज द एंगल बिटवीन IS एंड ES, तो IS ये रहा, ES ये रहा, इनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज द डेल्टा, ठीक है। और अल्फा, ये अल्फा इज द एंगल बिटवीन I नॉट एंड IM, अल्फा इज द एंगल बिटवीन I नॉट एंड IM, ठीक है। कि मैंने अज्यूम किया है, ये रहा डायग्राम, ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया है। अब ये एंगल ये डेल्टा है यहाँ से यहाँ तक, तो ES और इसके बीच में एंगल डेल्टा है, देन IS एंड NIS आर 180 डिग्री अपार्ट। अगर ये डेल्टा है तो इट मींस ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस डेल्टा, ठीक है। और ये 180 माइनस डेल्टा है, देन IS एंड NIS आर एंटी पैरेलल, दैट मींस ये एंगल कितना हो जाएगा, डेल्टा। मैंने ये जो ये IS और ES के बीच में एंगल डेल्टा जूम किया है, ES and I are anti-parallel, that means this angle will be 180 minus delta. If this angle is 180 minus delta, then IS and NIS are anti-parallel, and this angle is also delta.
राइट। तो ये एंगल कौन सा है, ये दिस एंगल इज डेल्टा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको ध्यान से समझना कि ये जो फेजर है ये आई नोट फेजर है, दिस फेजर इज आई नोट एंड दिस फेजर इज एन आई एस, राइट। अब आई नोट और एन आई एस के बीच में एंगल क्या है, मैं लिख देता हूँ तो आपको और क्लियर होगा, इस समझ में नहीं आएगा। आई नोट और एन आई एस के बीच में, एन आई एस के बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल कितना है, वो बता सकते हैं? देयर एंगल बिटवीन आई नोट फेजर एंड एन आई एस फेजर कितना एंगल है? 90 माइनस डेल्टा प्लस अल्फा बोल सकता हूँ। टोटल एंगल आई एम एंड आई के बीच में अगर 90 है, तो एंगल बिटवीन आई नोट और एन आई के बीच में कितना हो जाएगा, 90 माइनस डेल्टा प्लस अल्फा। दिस एंगल इज डेल्टा, दिस एंगल इज अल्फा एंड टोटल एंगल इज 90। इट मींस एंगल बिटवीन आई नोट एंड एन आई कितना हो जाएगा, 90 माइनस डेल्टा प्लस अल्फा। होगा कि नहीं होगा? ये क्लियर है? क्लियर है। दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस डेल्टा माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। क्लियर है। दैट मीन्स, इट मीन्स ये वाला जो एंगल है मेरे पास, ये 90 माइनस डेल्टा माइनस अल्फा है, किसके बीच में, आई नोट और एन के बीच में। अब यहाँ पे देखिए, ये वेक्टर कौन सा है, दिस वेक्टर मैंने अभी आपको बताया था, एंटी पैरेलल फेजर, ये आई नोट है। और ये फेजर भी कौन सा है, ये भी एन आई एस है, दिस फेजर इज एन आई एस, क्योंकि ये आप इसको मैंने आज एक्सटेंड किया है, दिस इज ऑल्सो एन आई एस। दिख रहा आपको, एन आई एस फेजर है, लेंथ इसकी डिफरेंट हो सकती है बट दिस इज प्रोपोर्शनल टू एन आई एस, राइट। अब आई नोट और एन आई एस के बीच में ये एंगल भी कितना होगा, एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस माइनस अल्फा, होगा कि नहीं होगा? होगा। क्लियर है। ये देखो आई नोट है, ये एन आई एस है, इसके बीच में एंगल 90 माइनस डेल्टा माइनस अल्फा है, और दोनों फेजर जो है सेम डायरेक्शन को दिख रहे हैं, दिस फेजर ऑल्सो। ये मैंने क्या, थोड़ा सा स्ट्रेट हो रहा है बट ये स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा ये आगे की तरफ होगा। मैंने थोड़ा सा ग्राफ क्यों बना दिया, ताकि आप अंडरस्टूड कर सकते हो इसको। तो आई नोट और एन आई एस के बीच में एंगल कितना होगा, 90 माइनस डेल्टा माइनस अल्फा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें किसी को डाउट है कि नहीं है, डाउट है कि नहीं ये बताओ, डाउट किसी को डाउट है, ये एंगल कैसे है, 90 माइनस डेल्टा माइनस अल्फा कैसे है? क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके यहाँ तक डाउट है तो फिर और इजीली हो जाएगा। इस फेजर डायग्राम में किसी को डाउट है, अब तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, बिना फेजर डायग्राम आपका डेरिवेशन नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, अब मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, सपोज वी आर अज्यूमिंग द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पर आपको इजीली देखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आपको इसको अलग से ले रहा हूँ। इट्स ट्राइंगल ए बी एंड सी विथ बी हैविंग एंगल 90 डिग्री एंड ए हैविंग एंगल ऑफ 90 माइनस डेल्टा माइनस अल्फा। ठीक है, वी आर अज्यूमिंग दैट ट्राइंगल इज ए बी सी। ठीक है, इसको ए बी सी को मैंने अलग से बना लिया यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है आपको, ए बी सी में बी आपका 90 है, यहाँ देखो बी आपका कितना है, 90, और जो ए एंगल है वो कितना है, 90 माइनस डेल्टा माइनस अल्फा। ए एंगल आपका 90 माइनस डेल्टा माइनस अल्फा। ठीक है। अब यहाँ पर जो ए सी जो लेंथ है, यहाँ पे आपको देखो, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट ए, दिस ए सी। तो मैंने आपको ए सी की लेंथ कितनी बताई अभी, आई नो, तो मैंने देखो ए सी लेंथ कितनी लिखी है, आई नो। ठीक है। ओ ए लेंथ, दिस पॉइंट इज सपोज ओ एंड दिस इज ए, तो ओ ए की जो लेंथ तो कितनी है, एन आई एस है, हमने लिखी है ओ ए इक्वल टू एन आई एस। ठीक है। अगर मैं बात करूं ओ सी की, ओ सी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली जो लेंथ है ओ सी, तो ओ और सी की जो लेंथ कितनी है, आई पी। ठीक है, तो मैंने जो लेंथ है वो यहाँ पे लिखी है, तो ओ सी की लेंथ कितनी है, आई पी। ठीक है, ये लेंथ कितनी, सपोज वी आर कैलकुलेटिंग दिस लेंथ ए बी एंड बी सी, इसकी जो लेंथ है मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मुझे पता है दिस वेक्टर इज, ए सी वेक्टर इज आई नोट, तो आई नोट का जो कोस वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या बनेगा, ए बी बनेगा, और आई नोट का जो साइन वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, पीसी बन जाएगा। तो आई नोट कोस ऑफ थीटा, दैट इज कोस ऑफ 90 माइनस डेल्टा माइनस अल्फा,
तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा, तो sin डेल्टा प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इट इज ए बी cos कंपोनेंट, और जो अगर ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है इट इज आई नोट इंटू साइन ऑफ 90 माइनस डेल्टा माइनस अल्फा sin थीटा, ठीक है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा। अगर इसमें माइनस साइन कॉमन लोगे तो आपको डेल्टा प्लस अल्फा दिखेगा, राइट। एंड साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो आपके पास ए बी लिंक आ गई, बीसी लिंक आ गई, और ए सी ओ ए ओ सी, तो आपने जितनी भी लिंक था वो सारी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अल्टीमेटली रेशियो निकालना है। तो रेशियो के लिए आप क्या करते हो, आईपी अपॉन आई एस करते हो, राइट। तो मुझे आईपी निकालना है, तो आईपी कौन सी लिंक है, ओसी लिंक है। तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, ओसी। तो ये पर्पज तो बनना नहीं, ये अपन क्यों फाइंड आउट करते हैं, तो ओसी लिंक निकालना है। तो ओसी के लिए मैंने क्या करा है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इट इज बड़ा वाला ट्रायंगल। पहले तो छोटा वाला ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया था, अब मैंने यहां से यहां तक ड्रॉ किया है, ओ ए बी, दिस इज ओ बी, बी सी एंड सी टू ए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ओ से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक। जी इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में बी एंगल आपका 90 डिग्री होगा, बी एंगल इज 90 डिग्री, और जो ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल, इस ओ और बी के बीच में जो एंगल होगा, ये एंगल, ये वाला एंगल आपको बनाना है, ठीक है। क्या मैंने वही किया है, ओ इसके बीच में, तो इसके बीच में एंगल कितना है, दैट इज थीटा, ठीक है। मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल बनाया है, ओ बी जिसमें 90 डिग्री है, और सी आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। ओ बी सी मैंने ट्रायंगल यहाँ बना दिया, और जो ओ और बी के बीच में जो पॉइंट है वो ए है, ये देखो, ओ और बी के बीच में जो पॉइंट है दैट इज ए, दिस पॉइंट इज, दैट मींस ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, राइट। तो मैंने वही वाला बनाया, ठीक है। तो बड़ा बड़ा ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब इस ट्रायंगल में आप क्या कर सकते हो, यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इट इज ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। तो आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, इट इज ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ओबी जो लेंथ है, और लेंथ ऑफ ओबी इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ओ ए एंड ए बी, राइट। लेंथ ऑफ ओ ए एंड ए बी, तो मैंने क्या करा है, ओ ए एंड ए बी का समेशन क्या कर दिया, ओबी कर दिया, राइट। His length OC, OA, AB and BC that are already you are calculating. It is OC लेंथ आपने कैलकुलेट कर ली है, OA ये आपने कैलकुलेट कर लिया है, AB ये आपने कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज AB, ठीक है। इसके बाद BC, तो ये आपने लेंथ कैलकुलेट करी, तो जो भी लेंथ आपने कैलकुलेट की है डायरेक्टली आपको इसमें पुट करनी है, राइट। तो OC is IP, it IP square equal to OA is the NIS, तो NIS यहाँ पे पुट कर दिया आपने, दिस इज NIS, ठीक है। इसी तरीके से आपने AB की वैल्यू पुट की है, इट इज आई नॉट साइन डेल्टा प्लस अल्फा, यहाँ से के बाद में BC की जो लेंथ है वो आपने पुट किया आई नॉट कोस डेल्टा प्लस अल्फा, यहाँ पर आपने पुट कर दिया, राइट। इफ यू आर स्क्वायरिंग यूजिंग द फॉर्मूला A प्लस B स्क्वायर, इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इट n स्क्वायर IS स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस अल्फा प्लस 2 इंटू एन इंटू आई एस इंटू आई नोट साइन डेल्टा प्लस अल्फा, ठीक है। प्लस तो इसका आप स्क्वायरिंग करोगे, दैट इज आई नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस अल्फा, राइट। अब यहाँ पर आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस अल्फा, आई नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस अल्फा, अगर इसमें आप आई नोट स्क्वायर को अगर आप कॉमन लेते हो, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेम हियर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो इनको कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो, दैट इज आई नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने कंबाइन करके यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आपको स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग को हटा के आप स्क्वायर रूट कर सकते हो, राइट। तो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज गिवन बाय द प्राइमरी करंट डिवाइड बाय द सेकेंडरी करंट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर नहीं पता है तो आप इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आईपी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने। अब यहाँ पे जो आई नोट स्क्वायर है, तो आईपी की वैल्यू पुट कर दी रूट ऑफ द होल टर्म डिवाइड बाई आई एस। यहाँ पर जो आई नोट स्क्वायर है, इस आई नोट स्क्वायर को मैं यहाँ पर कुछ अजम्पशन ले रहा हूँ। नॉर्मली जो नो लोड करंट होता है, आई नोट इज वेरी लेस देन दैट एन आई एस, दैट मीन्स आई नोट का जो करंट, आई नोट को जो करंट है मैं इसको नेग्लिजिबल ले रहा हूँ। नेग्लिजिबल लेने का मतलब क्या हुआ, इस आई नोट करंट को नेग्लिजिबल ले रहा हूँ। नेग्लिजिबल का मतलब है कि वी आर अज्यूमिंग दैट द कोर लॉस अज्यूम टू बी द जीरो। ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है लगभग 98 99 के आसपास होती है,
यहाँ पर जो कोर लॉस को कंपोनेंट को जो मैं कोर लॉस जो भी मेरे पास यहाँ पर आएंगे इनको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, अल्टीमेटली वी आर नेग्लेक्टिंग द कोर लॉसेस। तो यहाँ पर मैं आई नोट को एन आई एस से बहुत कम ले रहा हूँ, ठीक है, सपोज वी आर एज्यूमिंग आई नोट इज वेरी लेस देन एन आई। अगर आई नोट का मैं किसी भी छोटी टर्म का स्क्वायर करता हूँ तो वो क्या होगी, और स्मॉल हो जाएगी, राइट। और किसी स्मॉल क्वांटिटी में अगर मैं साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर और लाई बिटवीन 0 to 1, राइट। साइन स्क्वायर थीटा इज लाई बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 में किसी बहुत स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। दैट मीन्स वी आर अज्यूमिंग टू द आई नोट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस एल्फा। तो मैं आई नोट की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस एल्फा लिख सकता हूँ, राइट। तो आई नोट स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया है, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस एल्फा, ठीक है। अब ये क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए यहाँ पर एन आई एस है, बी यहाँ पर आई नोट साइन डेल्टा प्लस एल्फा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, ए दैट इज एन आई एस और बी इज आई नोट साइन डेल्टा प्लस एल्फा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी करोगे तो आपके पास ये है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर रूट अपन रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे बन जाएगा एन आई एस प्लस आई नोट साइन डेल्टा प्लस एल्फा डिवाइड बाई आई एस। आई एस को यहाँ से आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो यहाँ पर एन बन जाएगा आई नोट डिवाइड बाई आई एस साइन डेल्टा प्लस एल्फा। इसमें आप फॉर्मूला लगा दो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसमें आप करेक्शन कर लेना, ये आई नोट मैंने अंदर ले लिया, आई नोट ये नहीं हो, करेक्शन कर लेना, इसमें आई नोट यहाँ नहीं आएगा, आई नोट को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आई नोट को मैंने कॉमन ले लिया है, तो साइन ए कोस बी, तो साइन डेल्टा कोस अल्फा प्लस कोस डेल्टा साइन अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाई आई एस। अब यहाँ पर कुछ अपन इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कैसे पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसको आई नोट से। यहाँ पे जो आई नोट एंड कोस अल्फा इन दोनों को मैं मिला लूँ तो क्या बन जाएगा, आई नोट कोस अल्फा, और आई नोट और साइन अल्फा इन दोनों को मिला लूँ तो आई नोट साइन अल्फा बन जाएगा। अब इस फेजर डायग्राम से देखिए, इस आई नोट का जो कोस वाला कंपोनेंट है दिस लेंथ, आई नोट का जो कोस वाला कंपोनेंट है दिट इज आई नोट, दिस इज आई नोट कोस अल्फा, दिस इज आई नोट कोस अल्फा, दिट इज नथिंग बट दिस इज द आई एम। ये क्या है, आई एम है। इसका जो साइन वाला जो कंपोनेंट है इट इज कोस 90 माइनस अल्फा, इट इज साइन अल्फा। तो आई नोट जो साइन अल्फा है, आई नोट जो साइन अल्फा है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिट इज आई, ठीक है। तो आई नोट कोस अल्फा इज इक्वल टू आई एम एंड आई नोट साइन अल्फा इक्वल टू आई। तो मैं आई नोट कोस अल्फा को क्या पुट कर सकता हूँ, दैट इज आई एम, और आई नोट साइन अल्फा को क्या पुट कर सकता हूँ, आई, ठीक है। नॉर्मली आपके करंट वोल्टेज ट्रांसफर में आईसी दिख रखा है, आईसी और आई आर से, ठीक है, यहाँ पर अपन आई टर्म्स यूज में ले रहे हैं। तो आई एम साइन डेल्टा प्लस आई कोस डेल्टा डिवाइड बाय आई, दैट इज द रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर्मूला, ये आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो डेरिवेशन पार्ट में। नो डाउट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेज एंगल की, राइट। तो हाउ वी विल डिफाइन द फेज एंगल। तो सो डेफिनेशन ऑफ फेज एंगल डिफाइंड एज द एंगल बाय विच सेकेंडरी करंट फेजर व्हेन रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है, रिवर्स का मतलब ये है कि उसको मैंने शिफ्ट किया है प्राइमरी साइड में, दैट इज दैट इट यूजेस टर्म रिवर्स। रिवर्स का मतलब है कि आई एस को शिफ्ट किया है प्राइमरी साइड में, उसको रेफर्ड किया है, और रेफर्ड करंट इज एन इंटू आई एस, ठीक है। तो एन आई एस की बात कर रहा है, दैट इज सेकेंडरी करंट फेजर व्हेन रिवर्स डिफर्स इन फेज फ्रॉम द प्राइमरी करंट, दैट मींस थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एस रिवर्स, दैट इज एन आई एस एंड आई पी। एन आई एस और आई पी के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द फेज एंगल, जिसको मैंने थीटा से डिनोट किया। तो इसमें फेज एंगल क्या होगा, थीटा। एक तो मेरे पास एन आई पी फेजर है, फिर एन आई फेजर, दोनों के बीच में जो फेज एंगल होगा दैट इज द एंगल थीटा। इसी एंगल को मैं क्या बोलूंगा, थीटा बोलूंगा, ठीक है। तो आईपी और एनआईएस के बीच में एंगल है उसको मैं क्या बोलूंगा, थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसी की अपन बात कर रहे हैं, तो इसी की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैंने सेम डायग्राम यहाँ पे बना दिया है ओ बी सी। तो इसके अंदर ये एंगल थीटा है, ये जो मैंने अभी बनाया वो वाला ट्राइंगल ही है, सेम ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ओबीसी, जिसमें ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ये वाला ट्रायंगल मैंने वापस बनाया है। तो अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा यहाँ पर
कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो टेन थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, BC, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय OB, दैट इज बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज द टेन थीटा, दैट BC डिवाइड बाय OB, ठीक है। तो BC एंड OB इज समेशन ऑफ OA एंड AB, राइट, OA एंड AB हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, BC की वैल्यू है, OA एंड AB की जो वैल्यूज है यहाँ से आप पुट कर सकते हैं। तो BC की जो वैल्यूज है वो यहाँ से पुट हो जाएगी, OA की वैल्यू है वो यहाँ से, और कौन सी लिंक बची आपके पास, दैट इज द AB, और AB की वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी, राइट। तीनों वैल्यूज को यहाँ पर आपको पुट करना है। तो मैंने पुट कर दिया है, BC इज द आई नॉट कोस डेल्टा प्लस अल्फा, OA इज द NIS एंड AB इज द आई नॉट साइन डेल्टा प्लस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर वी आर अज्यूमिंग दैट थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। So we are assuming that is theta is very small, that is tan theta approximately to theta, ठीक है। थीटा इज नथिंग इन द रेडियस क्वांटिटी, इस बात का ध्यान में रखना है कि थीटा इन द रेडियस। टेन थीटा को मैं क्या पुट करता हूँ, थीटा, और इसी टर्म्स में जो आई नोट है वो लेस देन NIS है, ठीक है। तो आई नोट अगर लेस देन NIS है, जो मैंने आपको अभी बताया, दैट मींस आई नोट जो क्वांटिटी है उसका NIS से बहुत कम है, इट इज दिस क्वांटिटी इज वेरी हाई, ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। इस स्मॉल क्वांटिटी को मैं साइन डेल्टा प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। छोटी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे किसी क्वांटिटी से, -1 साइन डेल्टा प्लस अल्फा इज लाइंग बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो किसी छोटी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करो साइन डेल्टा प्लस अल्फा से, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। दिस क्वांटिटी इज वेरी लार्ज, दिस क्वांटिटी इज वेरी लेस, ठीक है। दैट मींस वी आर अज्यूमिंग दिस क्वांटिटी इज अज्यूमिंग टू बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, NIS के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने आई नोट साइन डेल्टा प्लस अल्फा को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना कि कौन सी टर्म आएगी, सिर्फ और सिर्फ NIS, ठीक है। तो NIS मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो NIS, अब यहाँ पर आई नोट कोस डेल्टा प्लस अल्फा को मैं यहाँ पर ब्रेक कर सकता हूँ, कोस A प्लस B, तो कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B, तो मैंने ब्रेक कर दिया है। सेम काम आपको करना है, आई नोट कोस अल्फा, तो आई नोट ये रहा, और कोस अल्फा, ठीक है। तो आई नोट एक यहाँ पे कोस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं, इट इज आई एन, आई नोट कोस अल्फा को मैंने आई एन लिख दिया है। और आई नोट साइन अल्फा क्या लिख सकता हूँ, आई नोट साइन अल्फा को मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, राइट। तो आई नोट कोस अल्फा इज आई एन, आई नोट साइन अल्फा इक्वल टू आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस डेल्टा एंड साइन डेल्टा एंड डिवाइड बाई एन आई डिवाइड बाई एन, ठीक है। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि थीटा इन द रेडियंस, ये जो आपके पास थीटा आएगा, फेज एंगल इन द रेडियन। If we are converting this phase angle radian to the degree, then we have to multiply 180 degree divided by pi. तो अगर मेरे को डिग्री में चाहिए तो मेरे को 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो थीटा ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है फॉर द न्यूमेरिकल। तो मैंने आपको दो क्वांटिटी बता दी है, वन इज रेशियो, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, सेकंड वन इज फेज एंगल, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो दोनों डेरिवेशन पार्ट पे। Next in the derivation part, we have to calculate the ratio error and phase angle error. That is, there is a difference between ratio, there is a transformer ratio and phase angle error, right? So इस current transformer के लिए suppose we are defining the ratio error in the percentage that is defined by the nominal ratio, that is Kn, this is denoted by Kn, minus actual ratio divided by actual ratio. That is, we are defining that is change, that is change depending upon the actual quantity, right? So nominal ratio minus actual ratio upon actual ratio into 100. तो nominal ratio को डिनोट करते हैं अपन Kn से, और actual ratio को डिनोट करते हैं R से, and divide by R into 100. That is the formula for the ratio error, right? तो Kn, यहाँ पे जो Kn जो nominal ratio होता है, nominal ratio defined by the primary current upon secondary current, that is IP divided by IS, या मैं इसको लिख सकता हूँ NF by NP, ठीक है। So it is a formula, if the primary current divided by secondary current, it is equal to NF by NP, that is the transmission ratio, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब मेरे को एक चीज बताओ आपकी, ये जो Kn जो है वो IP डिवाइड बाय IS है, ठीक है, और R को भी मैंने IP डिवाइड बाय IS लिखा है, ऊपर देखो आप कहाँ लिखा है, ये देखो R को मैंने IP डिवाइड बाय IS लिखा है, ठीक है, और Kn को भी IP डिवाइड बाय IS लिखा हूँ, यहाँ पे देखो। तो Kn और R के बीच में डिफरेंस क्यों आएगा, भी दोनों सेम क्वांटिटी है, IP डिवाइड बाय IS है Kn,
और जो आर मैंने लिखा है ऊपर देखो, और ये भी आईपी डिवाइड बाई एस है, दोनों में डिफरेंस कैसे आ रहा है? kn is defined by the ip divided by is and transfer ratio is defined by the ip divided by is। ये तो जीरो जाना चाहिए था, डिफरेंस क्यों आ रहा है? सेम फॉर्मूला, तो बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस? where transference ratio is defined by the ip divided by s and nominal ratio is defined by the ip divided by s, same formula, then what is the difference between kn and r? और वो ये पर निकाल रहे हैं, तो बता सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ जो आईपी और आईएस की जो वैल्यूज है, देट आर द रेटेड वैल्यू, ये आपको ध्यान करना है। देट आर द रेटेड वैल्यू। रेटेड वैल्यू का मतलब क्या है? जो आपके ट्रांसफॉर्मर होगा, ट्रांसफॉर्मर के नेम प्लेट पे जो वैल्यू जो लिखी होगी वहां पे, ठीक है, तो ये रेटेड वैल्यूज है। मतलब दिस आईपी इज रेटेड आई प्राइमरी करंट, आईएस इज द सेकेंडरी रेटेड करंट, ठीक है। बट जो आर होगा, आर में जो आईपी और आईएस है वो एक्चुअल वैल्यूज है, जो आपके ऑलरेडी वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट चल रहा है उसके ऊपर जो वैल्यूज आ रही है, ठीक है, देट आर द एक्चुअल वैल्यूज। बट दिस आईपी एंड आईएस फॉर द के एन द रेटेड वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पर आपको सबसे इंपोर्टेंट जान लेना है के एन में जो आईपी और आईएस है वो रेटेड वैल्यूज है, और जो यहाँ पर जो एक्चुअल रेशियो में जो वैल्यूज है वो आपकी एक्चुअल वैल्यूज है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आप ब्रैकेट में आप रेटेड लिख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं लिखा नहीं है इसमें, आईपी रेटेड अपॉन आईएस रेटेड, इसको आप इसे लिख देंगे, ठीक है। तो के एन इज डिफाइंड बाय द आईपी रेटेड अपॉन आईएस रेटेड, तो इसे तो इसका मतलब क्या है? रेटेड वैल्यूज, ठीक है। अब इनमें कोई ना डिफरेंस आएगा जो एक्चुअल वैल्यूज और डिफरेंस में, यहाँ पर जो आर का जो फॉर्मूला मैंने भी डिराइव किया था वो यहाँ पे आप पुट कर दो। के एन क्या पुट करूंगा? के एन इक्वल टू एन, ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। के एन को पुट कर दो एन, और आर को क्या, आर को क्या पुट कर सकता हूँ? दिस इज द फॉर्मूला आर, ठीक है। अब इसमें भी मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, इस डेल्टा इज वेरी स्मॉल। नॉर्मली क्या होता है कि सपोज मान लो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में डेल्टा आपका बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला में बताऊंगा, वो डायरेक्टली आप यूज में ले सकते हो। जब डेल्टा आपका स्मॉल नहीं होगा तब आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है। मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा, डेल्टा स्मॉल यू ही है, अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज में लोगे। डेल्टा स्मॉल है तब आपको मैं आगे फॉर्मूला बताऊंगा, वो आप यूज में लोगे, ठीक है। सपोज वी आर assuming the delta is very small, then sin delta is assumed to be the 0 and cos delta is assumed to be the 1। तो sin delta की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, that means this quantity is 0, और cos डेल्टा क्या हो जाएगा? दिस इज 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 प्लस आई इंटू 1 डिवाइड बाई आई एस, तो n प्लस आई डिवाइड बाई आई एस, इट इज आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, के एन यहाँ पे क्या है? n है, तो n माइनस ये दिस आर, ठीक है। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे आपको पुट करना है, तो के एन की वैल्यूज n है, आर की वैल्यू है n प्लस आई डिवाइड बाई आई एस, जैसे n से n कैंसिल हो जाएगा, इट इज माइनस आई अपॉन आई एस, और n प्लस आई अपॉन आई एस। यहाँ पर आई एस आपको एलसीएम ले लो, तो आई एस यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आएगा? आई आप एलसीएम लोगे तो एन आई एस प्लस आई, राइट, और आई एस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज द एन आई एस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आई डिवाइड बाई एन आई एस प्लस आई, राइट। ये फॉर्मूला भी रेशियो एरर का आपको याद है। ये कब अप्लीकेबल है? दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल व्हेन डेल्टा इज, ये आपको ध्यान करना है, व्हेन डेल्टा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर डेल्टा स्मॉल होगा तभी आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है, बाकी अदरवाइज नहीं यूज में ले सकते, ठीक है। और डेल्टा अगर लार्ज है तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको यूज में लेना है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला अलग अलग है रेशियो एरर के, ठीक है। फेज एंगल एरर, फेज एंगल एरर में दिस इज फॉर्मूला फॉर थीटा इक्वल टू 180 अपॉन पाई, दिस फॉर्मूला। इसमें अगर मैं डेल्टा को स्मॉल कर दूंगा, साइन डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी और cos डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट मींस आई एम अपॉन एन आई एस। तो थीटा इक्वल टू आई एम अपॉन एन आई एस, is this is the radian quantity. If you are calculating in degree, then you will multiply 180 upon pi, तो 180 upon pi I upon NIS, that is in the degree, ठीक है। ये किस में आएगा? डिग्री में आएगा। अगर रेडियन में कोई फाइंड आउट कर रहा है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। दिस फॉर्मूला इज फॉर द फेज एंगल, नीचे वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ये याद नहीं करना, ठीक।
यहाँ तक आपको याद रखना। तो 4 फॉर्मूले मैंने बता दिए, रेशियो का, फेज एंगल का, रेशियो एरर एंड फेज एंगल एरर। ठीक है, क्या आपको फॉर्मूले याद नहीं चाहिए तभी आपके न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो जो टूट आएगा तो टूट में अपन जो इनके डेरी जो न्यूमेरिकल्स हैं डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते नहीं है सर। हैं। नहीं है, ओके। डेल्टा अगर स्मॉल नहीं हुआ, डेल्टा अगर स्मॉल अगर नहीं होता है तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज में लेना है। अभी मैंने बताया था ना आपको, डेल्टा अगर स्मॉल नहीं है तो आपको डायरेक्टली यूज में लेना है दिस फॉर्मूला। The delta is not small, that you using this formula. Delta is small, then you are using that formula. रेशियो एरर के लिए ये वाला फॉर्मूला मैंने भी बताया, ये वाला फॉर्मूला kn माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। अगर आपके पास जो डेल्टा स्मॉल नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। और कोई डाउट?